नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 45 और 46 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 45 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। जिस जगह पर विनय इतने दिनों से यूं निश्चिंत भाव से अतिथि और मित्र के रूप में आता जाता रहा है, उसी के नीचे समाज का ज्वालामुखी फूट पड़ने की तैयारी कर रहा है। उसे सपने में भी इसका गुमान न था। शुरू में परेश बाबू के परिवार से मिलने जुलने में उसे बहुत संकोच होता था। यहाँ कितनी दूर तक उसके अधिकार की मर्यादा है, यह ठीक ठीक न जानने के कारण वह सदा डरा डरा रहता था। धीरे धीरे जब उसका डर मिट गया, तब वह यह भूल गया कि कहीं कुछ संकट का भी मामला हो सकता है। आज हठात यह सुनकर कि उसके व्यवहार के कारण ललिता को समाज के लोगों में निंदित होना पड़ रहा है, उसके सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा। उसके क्षोभ का विशेष कारण यह भी था कि वह स्वयं जानता था ललिता के संबंध में उसके मनोभाव साधारण मित्रता की सीमा पार करके कहीं आगे बढ़ गए थे, और वर्तमान परिस्थितियों में दोनों समाजों का मतभेद देखते हुए मन ही मन इसे वह अपना अपराध ही समझता था। उसने अनेक बार सोचा था, इस परिवार में विश्वस्त अतिथि के रूप में आकर वह अपने उचित स्थान पर नहीं रह सका। एक स्तर पर वह छल कर रहा है और उसके मन का भाव इस परिवार के लोगों पर ठीक ठीक प्रकट हो जाने पर उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसे समय एक दिन दोपहर को जब वरदा सुंदरी ने चिट्ठी लिखकर विनय को विशेष रूप से बुला भेजा और पूछा, विनय बाबू, आप तो हिंदू हैं। विनय के स्वीकार करने पर जब फिर पूछा, आप हिंदू समाज को छोड़ तो नहीं सकेंगे? फिर विनय के यह कहने पर यह उसके लिए असंभव होगा। जब वे फिर कह उठी, तब क्यों आप, तब क्यों का कोई उत्तर विनय को नहीं सूझ पड़ा। सिर झुकाए वह बैठा ही रह गया। उसे लगा वह पकड़ा गया है। उसके सामने उसकी ऐसी बात प्रकट हो गई है जिसे वह चंद्र, सूर्य, वायु तक से छिपाए रखना चाहता था। बार बार वह यही सोचने लगा कि परेश बाबू न जाने क्या समझते होंगे, ललिता न जाने क्या समझती होगी, सुचरिता भी उसे न जाने क्या समझती होगी। देवदूतों की किसी भूल के कारण थोड़े दिन इस स्वर्गलोक में उसे स्थान मिल गया था। आज अपने अनाधिकार प्रवेश की लज्जा का बोझ सिर पर लाद कर उसे यहां से निर्वासित हो जाना होगा। इसके बाद परेश बाबू की देहरी पार करते समय उसने जब ललिता को देखा, तब उसने सोचा, ललिता को अंतिम विदा के इस क्षण में अपना भारी अपराध स्वीकार कर और अपमानित होकर पिछले परिचय का एक समाधान कर देना चाहिए। लेकिन यह कैसे किया जाए, यही वह सोच न सका। इसलिए चुपचाप ललिता के चेहरे की ओर देखे बिना नमस्कार करके चला गया। अभी उस दिन तक परेश बाबू के परिवार के बाहर ही तो था विनय। आज फिर वैसे ही बाहर आ खड़ा हुआ। लेकिन कितना अंतर, यह बाहर आज इतना सुना क्यों है? उसके पहले जीवन में तो कोई कमी न हुई। उसके गोरा, उसकी आनंदमयी तो वही है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी से रहित मछली है। किसी और अपने जीवन का कोई अवलंबन उसे नहीं दिख रहा था। घरों से पटे पड़े इस शहर के भीड़ भरे राजपथ पर सब और विनय को अपने जीवन के सर्वनाश का एक धुंधला विवर्ण चेहरा दिखने लगा। इस विश्वव्यापी सन्नाटे और सूनेपन से वह खुद चकित रह गया। क्यों और कब ऐसा हुआ, क्यों कर यह संभव हुआ, यही प्रश्न वह एक हृदयहीन निरुत्तर शून्य से बार बार पूछने लगा। विनय बाबू, विनय बाबू। विनय ने पीछे मुड़कर देखा। सतीश था। विनय ने उसे गले लगा लिया, बोला, क्यों भाई, क्या है मित्र? विनय का स्वर भर्रा उठा था। परेश बाबू के घर के स्नेह में इस बालक का भी कितना योग था।
यह विनय ने आज जैसे अनुभव किया वैसे पहले कभी नहीं किया था। सतीश ने कहा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? कल लावण दीदी और ललिता दीदी हमारे यहाँ आएंगी। मौसी ने आपको निमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है। विनय ने समझ लिया कि मौसी को कुछ मालूम नहीं है। बोला, सतीश बाबू, मौसी को मेरा प्रणाम कहना, लेकिन मैं तो नहीं आ सकूंगा। अनुनय पूर्वक सतीश ने विनय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकेंगे? आपको आना ही पड़ेगा, मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। सतीश के इतने आग्रह का एक विशेष कारण भी था। स्कूल में उसे पशुओं के प्रति व्यवहार विषय पर एक निबंध लिखने को मिला था। उस निबंध पर उसे 50 में से 42 नंबर मिले थे। वही निबंध विनय को दिखाने की उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। विनय बड़े भारी विद्वान और समझदार है, यह वह जानता था। उसे विश्वास था कि विनय जैसा रसज्ञ आदमी ही उसके लेख का ठीक मूल्य समझ सकेगा। विनय यदि घोषित कर देगा कि उसकी रचना श्रेष्ठ है, तो अरसिक लीला द्वारा सतीश की प्रतिभा के बारे में अवज्ञा प्रकट करने पर स्वयं उसी की हंसी होगी। उसी ने मौसी को कहकर निमंत्रण भिजवाया था, क्योंकि जिस समय विनय उसके लेख के बारे में अपनी राय प्रकट करे उस समय उसकी दीदियां वहां उपस्थित हो, यही उसकी इच्छा थी। किसी तरह विनय निमंत्रण पर न आ सकेगा, यह सुनकर सतीश बिल्कुल उदास हो गया। विनय ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, सतीश बाबू, तुम ही हमारे घर चलो। सतीश का लेख उसकी जेब में ही था, इसलिए विनय का निमंत्रण वह स्वीकार न कर सका। कभी ऐसा प्रार्थी बालक स्कूल की परीक्षा निकट होने पर भी समय नष्ट करने का जोखिम उठाकर विनय के घर चल पड़ा। विनय जैसे उसे किसी तरह छोड़ना ही न चाहता था। सतीश का निबंध तो सुना ही, जो प्रशंसा की उसमें भी समालोचना की निरपेक्षता नहीं दिखाई दी। बाजार से मिठाई मंगाकर उसने सतीश को जलपान भी कराया। फिर सतीश को उसके घर के पास पहुंचाकर उसने अनावश्यक व्यस्तता दिखाते हुए कहा, अच्छा सतीश बाबू, चलो। सतीश उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, नहीं, आप हमारे घर चलिए। पर आज इस विनती का विनय पर कोई असर न हुआ। विनय किसी स्वप्न में चलता हुआ सा आनंदमयी के घर जा पहुंचा, लेकिन उसके सामने न जा सका। छत पर के उस सोने कमरे में चला गया जो गोरा का सोने का कमरा था। इसी कमरे में उनकी बचपन की दोस्ती के कितने सुखदायक दिन, कितनी सुखद रातें बीती हैं, कितनी आनंद भरी बातें, कितने संकल्प, कितने गंभीर विषयों की चर्चा यहाँ हुई है, कितने दोस्ताना झगड़े और उसके बाद कितनी स्नेहपूर्ण सुलह। विनय ने चाहा अपने को भूलकर फिर उसी पुराने जीवन में प्रवेश कर जाए, लेकिन थोड़े दिनों का नया परिचय उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने ठीक उसे उसी जगह न लौटने दिया। जीवन का केंद्र कब खिसक गया है और उसके चारों ओर के घेरे में कितना परिवर्तन आ गया है, यह विनय इतने दिनों से साफ साफ नहीं समझ सका था। आज जब इस बारे में कोई संदेह न रहा, तब वह परेशान हो उठा। छत पर सूखने के लिए कपड़े डाले गए थे। तीसरे पहर धूप ढलने पर आनंदमयी उन्हें उठाने आई तो गोरा के कमरे में विनय को देखकर अचरज में आ गई। जल्दी से पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, विनय, क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा सफेद क्यों हो गया है? विनय उठ बैठा, बोला, माँ, परेश बाबू के घर मैंने जब आना जाना शुरू किया तब गोरा नाराज होता था। तब उसके गुस्से को मैं जाति समझता था, लेकिन वह उसकी जाति नहीं थी, मेरी बेवकूफी थी। जरा हंसकर आनंदमयी ने कहा, तू बड़ा समझदार लड़का है, यह तो मैं नहीं कहती, लेकिन इस मामले में तेरी बुद्धि में क्या तुझे कुछ दोष दिखा है? विनय ने कहा, माँ, हमारा समाज बिल्कुल दूसरा ही है। यह बात तब मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। उनकी दोस्ती से, व्यवहार से और उदाहरण से मुझे बड़ा आनंद होता था और लगता था कि उपकार भी होता है। इसी कारण मैं आकृष्ट हुआ था। और भी बातें सोचने की हो सकती हैं, यह मुझे कभी सूझा ही नहीं। आनंदमयी बोली, मुझे तो तेरी बात सुनकर अब भी वह नहीं सूझता। विनय ने कहा, मां, तुम नहीं जानती, समाज में मैंने उन सब के बारे में बड़ी अशांति पैदा कर दी है।
लोग ऐसी बुराई करने लगे हैं कि मैं अब वहां। आनंदमयी ने कहा, गोरा बार बार एक बात कहा करता है, वह मुझे बहुत खरी लगती है। वह कहता है, जहां भीतर कहीं अन्याय हो वहां बाहर शांति रहना ही सबसे बड़ा अनिष्ट है। उनके समाज में अशांति फैली भी तो तेरे पछताने की कोई जरूरत नहीं दिखती, उससे फायदा ही होगा। देख लेना, तेरा अपना व्यवहार सच्चा रहे, यही काफी है। लेकिन इसी के बारे में तो विनय के मन में खटका था, उसका अपना व्यवहार बुराई से परे है कि नहीं, यही तो वह किसी तरह निश्चित नहीं कर पा रहा था। ललिता जब दूसरे समाज की है, उसके साथ विवाह जब संभव ही नहीं है, तब उसके प्रति उसका अनुराग ही उसे एक छुपे पाप सा अखर रहा था। और यह सोचकर किसी घोर पाप के प्रायश्चित का समय आ पहुंचा है, मन ही मन वह दुखी हो रहा था। हठात वह कह उठा, मां, शशिमुखी के साथ मेरे विवाह का जो प्रस्ताव हुआ था वह हो गया होता तो ठीक ही हुआ होता। जो मेरी सही जगह है वहीं बातें रखना भी ठीक है। ऐसा हो कि मैं वहां से जरा भी हिल ना सकूं। हंसकर आनंदमयी ने कहा, यानी शशिमुखी को अपने घर की बहू न बनाकर अपने गले का फंदा बनाकर रखना चाहता है। वह तो जैसे शशि का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा ना। इसी समय बैरे ने आकर सूचना दी कि परेश बाबू के घर से दो लड़कियां आई हैं। सुनकर विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समझा वे आनंदमयी के पास शिकायत लेकर आई हैं कि विनय को चेतावनी दे दी जाए। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जा रहा हूं अम्मा। आनंदमयी ने भी उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल घर से ही मत चले जाना विनय, थोड़ी देर निचले कमरे में चलकर बैठो। नीचे जाते जाते बार बार विनय कहने लगा, इसकी तो कोई आवश्यकता न थी, जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं मरकर भी वहां जाने वाला नहीं था। अपराध की सजा जब आग की तरह भड़क उठती है, तब अपराधी के जलकर राख हो जाने पर भी सजा की आग मानो बुझना ही नहीं चाहती। सड़क की ओर निचली मंजिल में गोरा का जो कमरा था, विनय उसमें प्रवेश करने ही जा रहा था कि महिम अपनी अचकन के बटनों के बंधन से अपनी तोद को आजाद करते हुए ऑफिस से घर लौट आए। विनय का हाथ पकड़कर बोले, अरे यह तो विनय है, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। कहते कहते विनय को वे गोरा के कमरे में ले गए और उसे कुर्सी पर बैठाकर स्वयं भी बैठ गए। जेब से डिब्बा निकालकर उन्होंने फौरन एक पान विनय को दिया। अरे तंबाकू लाना रे, की पुकार लगाकर उन्होंने फौरन काम की बात चलाई। पूछा, उस मामले में क्या हुआ? और तो उन्होंने ध्यान दिया, विनय का भाव पहले से कहीं नरम है। कोई विशेष उत्साह दिखा हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे बहाना करके बात को टाल देने की चेष्टा भी नहीं जान पड़ती। महिम ने उसी समय तिथि मुहूर्त सब पक्का कर लेना चाहा। विनय ने कहा, पूरा तो लौट आए। आश्वस्त होकर महिम ने कहा, वह तो अब 2-4 दिन की बात है। विनय, कुछ जलपान लाने को कह दो, क्या राय है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत सूखा हुआ जान पड़ता है, तबीयत तो ठीक है ना? विनय ने जलपान के बोझ से छुटकारा पा लिया तो महिम अपनी क्षुधा शांति के लिए भीतर चले गए। विनय गोरा की मेज से यूं ही पुस्तक उठाकर पन्ने पलटने लगा, फिर किताब फेंककर कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता रहा। बैरे ने आकर कहा, मां बुला रही है। विनय ने पूछा, किसे बुला रही है? बैरा बोला, आपको। विनय ने पूछा, और सब लोग हैं? बैरे ने कहा, हाँ हैं। विनय इस तरह ऊपर चला जैसे बच्चे परीक्षा भवन की ओर जाते हैं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वह कुछ इधर उधर कर ही रहा था कि सुचरिता ने सदा की भांति सहज सौहार्द भरे स्निग्ध स्वर से कहा, आइए विनय बाबू। यह स्वर सुनकर विनय को ऐसा लगा जैसे उसने कोई अप्रत्याशित निधि पा ली हो। विनय के कमरे में आने पर उसे देखकर सुचरिता और ललिता अचंभे में आ गई। उसे कितनी गहरी चोट पहुंची है, इसके चिन्ह थोड़े समय में ही उसके चेहरे पर अंकित हो गए थे। सदा हंसते रहने वाला विनय का चेहरा एकाएक ऐसा हो गया था मानो लहलहाते खेत पर अचानक टिड्डी दल आक्रमण करके आगे बढ़ गया हो। ललिता के मन में व्यथा और करुणा के साथ साथ एक आनंद का भी आभास दिखाई पड़ा। आंखों पर ललिता सहज ही विनय के साथ
बातचीत शुरू नहीं करती थी, लेकिन आज जैसे ही विनय ने कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही वह कह उठी, विनय बाबू, आपसे हमें एक सलाह करनी है। मानो हठात कहीं से विनय के हृदय में आनंद का एक शब्द वेधी बाण आ लगा। वह उल्लास से भर उठा। उसका फीका उदास चेहरा पल भर में ही चमक उठा। ललिता ने कहा, हम सब बहनें मिलकर लड़कियों का एक छोटा स्कूल चलाना चाहती हैं। उत्साहित होकर विनय ने कहा, लड़कियों का स्कूल चलाना तो मेरे जीवन का एक बहुत पुराना संकल्प है। ललिता ने कहा, आपको इस मामले में हम लोगों की मदद करनी होगी। विनय ने कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा उसमें कोई चूक न होगी। मुझे क्या करना होगा बताइएगा। ललिता ने कहा, हम लोग ब्रह्म हैं, यह सोचकर हिंदू अभिभावक हमारा विश्वास नहीं करते। इसके लिए आपको यत्न करना होगा। खिलकर विनय ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, यह मैं देख लूंगा। आनंदमयी ने कहा, यह काम यह अच्छी तरह कर सकता है। लोगों को बातों में उलझाकर मोह लेने में इसके समान कोई नहीं है। ललिता ने कहा, स्कूल का काम किस नियम से किस ढंग से चलना चाहिए, समय का विभाजन, क्लासों की व्यवस्था, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, यह सब भी आपको ही करना होगा। विनय के लिए यह काम भी मुश्किल ना था, लेकिन वह उलझन में पड़ गया। वरदा सुंदरी ने अपनी लड़कियों से मिलने जुलने से उसे मना कर दिया है और समाज में उसके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, यह बात क्या ललिता बिल्कुल नहीं जानती? इस स्कूल के बारे में ललिता का आग्रह मानकर विनय वचन दे दे तो वह अनुचित होगा या नहीं, और ललिता के लिए अनिष्टकर होगा या नहीं, ये प्रश्न उसे कचोटने लगे। दूसरी ओर अगर ललिता किसी शुभ काम में उसका सहयोग चाहती है, तो यह कैसे हो सकता है कि वह पूरी निष्ठा से उस अनुरोध का पालन न करे। इधर सुचरिता भी अचरज में आ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ललिता इस ढंग से अचानक लड़कियों के स्कूल के बारे में विनय से अनुरोध कर उठेगी। एक तो यूं ही विनय को लेकर काफी समस्या पैदा हो गई है, उस पर और नई समस्या। ललिता जानबूझकर ऐसा कर रही है, यह देखकर सुचरिता डर गई। ललिता के मन में विद्रोह उदित हुआ है, यह तो उसने समझ लिया, लेकिन इस झंझट में विनय को घसीटना क्या उसके लिए उचित है? कुछ चिंतित होकर सुचरिता ने कहा, इस बारे में एक बार बाबा से भी तो सलाह करनी होगी। कहीं अभी से विनय बाबू यह उम्मीद लगा बैठे कि उन्हें लड़कियों के स्कूल की इंस्पेक्टरी मिल गई। सुचरिता चतुराई से प्रस्ताव को टालना चाह रही है, यह विनय समझ गया। इससे उसके मन में और भी खटका हुआ। यह साफ समझा जा सकता है कि जो संकट आ खड़ा हुआ है उसे सुचरिता जानती है, तब निश्चय ही वह ललिता से छिपा नहीं है। तब ललिता क्यों, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया। ललिता ने कहा, बाबा से तो पूछना ही होगा, विनय बाबू राजी हैं, यह जानकर ही तो उनसे कहूंगी। वे कभी ऐतराज नहीं करेंगे, उन्हें भी हमारे इस विद्यालय में शामिल होना होगा। फिर उसने आनंदमयी की ओर मुड़कर कहा, आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हंसकर आनंदमयी ने कहा, मैं तुम्हारे स्कूल में झाड़ू लगा आया करूंगी, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूं भला। विनय ने कहा, इतना ही बहुत होगा मां, तब विद्यालय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। विदा लेकर सुचरिता और ललिता के चले जाने पर विनय भी फौरन पैदल ही ईडन गार्डन की सैर को निकल पड़ा। महिम ने आनंदमयी के पास जाकर कहा, विनय तो देखता हूं काफी राजी हो चला है, अब जितना जल्दी हो सके काम निपटा देना ही अच्छा है। कौन जाने कब फिर उसकी राय बदल जाए। आनंदमयी ने हैरत से कहा, यह कैसी बात कर रहे हो? विनय कब राजी हो गया? मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। महिम ने कहा, आज ही मेरे साथ उसकी बातचीत तय हो गई है। उसने कहा है गोरा के आते ही दिन ठीक किया जाएगा। सिर हिलाकर आनंदमयी ने कहा, महिम, तुम गलत समझे हो, यह मैं निश्चय से कह सकती हूं। महिम ने कहा, मेरी अक्ल कितनी भी मोटी हो, सीधी साधी बात समझने लायक उम्र मेरी हो गई है, यह तुम भी जान लो। आनंदमयी ने कहा, बेटा, तुम नाराज हो गए यह मैं जानती हूं,
लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसको लेकर एक मुश्किल खड़ी होगी। गंभीर चेहरा बनाकर महीम ने कहा। मुश्किल खड़ी करने से मुश्किल खड़ी होती है, आनंदमयी ने कहा। महीम, मुझे तुम लोग चाहे जो कहो मैं सह लूंगी, लेकिन जिस बात से जरा भी अशांति हो सकती है उसमें मैं योग नहीं दे सकती। यह तुम्ही लोगों के भले के लिए है। कठोर होकर महीम ने कहा। हम लोगों के भले का जिम्मा हमारे ही ऊपर छोड़ दो तो तुम्हें भी कुछ न सुनना पड़े और शायद हमारा भी भला ही हो। बल्कि शशिमुखी का ब्याह हो जाने दो, उसके बाद ही हमारे भले की चिंता करो तो कैसा रहे। आगे और कुछ न कहकर आनंदमयी ने एक लंबी सांस ली। महीम जेब से डिब्बा निकालकर एक पान मुंह में रखकर चबाते चबाते चले गए। यह था उपन्यास गोरा के भाग 45 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 46 का वाचन। परेश बाबू के पास जाकर ललिता बोली, हम लोग ब्रह्म हैं, इसीलिए कोई हिंदू लड़की हम दोनों से पढ़ने नहीं आती। इसीलिए मैं सोचती हूं हिंदू समाज से किसी को शामिल करने से सुविधा रहेगी। क्या राय है बाबा? परेश बाबू ने पूछा। हिंदू समाज में से किसी को पाओगी कहां? ललिता आज बिल्कुल कमर कसकर आई थी। फिर भी विनय बाबू का नाम लेने में उसे लज्जा हो आई। जबरदस्ती उसे हटाती हुई बोली, क्यों, क्या कोई नहीं मिलेगा? यही विनय बाबू हैं या एक बिल्कुल व्यर्थ शब्द था। एक अव्यय का नीरा अव्यय वाक्य अधूरा ही रह गया। परेश बाबू बोले, विनय विनय क्यों राजी होंगे? ललिता के अभिमान को ठेस लगी। विनय बाबू राजी नहीं होंगे। ललिता अच्छी तरह समझती है कि विनय बाबू को राजी करना ललिता के लिए असंभव नहीं है। ललिता ने कहा, वह राजी भी हो सकते हैं। थोड़ी देर चुप रहकर परेश बाबू बोले, सारी बात सोचकर देखने पर वे कभी राजी नहीं होंगे। ललिता के कान लाल हो गए। वह आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा लेकर झुलाने लगी। मुश्किल में पड़ी हुई अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखकर परेश बाबू का हृदय दुखी हो उठा, लेकिन सांत्वना का कोई शब्द उन्हें ढूंढे न मिला। थोड़ी देर बाद ललिता ने धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, बाबा, तब हमारा यह स्कूल क्या किसी तरह नहीं चल सकेगा? परेश बाबू ने कहा, अभी तो चलने में बहुत बाधाएं नजर आ रही हैं। कोशिश करते ही बहुत सी अप्रिय चर्चाएं उठेंगी। अंत में पानू बाबू की जीत होगी और अन्याय के सामने चुपचाप हार मान लेनी पड़ेगी। इससे बड़ा दुख ललिता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में वह अपने पिता के अलावा और किसी का शासन पल भर के लिए भी नहीं मानती। किसी कटुता से वह नहीं डरती, लेकिन अन्याय को कैसे सह ले। धीरे धीरे उठकर वह परेश बाबू के पास से चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा डाक से उसके नाम की एक चिट्ठी आई है। लिखावट से उसने पहचाना उसकी बचपन की सखी शैलबाला की चिट्ठी है। शैलबाला का विवाह हो चुका है, पति के साथ बाकीपुर में रहती है। चिट्ठी में लिखा था, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर मन बहुत बेचैन हो रहा था। बहुत दिनों से सोच रही थी चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछूं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। किंतु परसों एक आदमी से, उसका नाम नहीं बताऊंगी, जो समाचार मिला उनसे तो मानो सिर पर गाज गिरी। ऐसा संभव हो सकता है? यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने लिखा है उन पर विश्वास न करना भी कठिन है। सुनती हूं तुम्हारी किसी हिंदू युवक के साथ विवाह की संभावना हो रही है। अगर यह बात सच हो तो इत्यादि इत्यादि। ललिता का सारा शरीर क्रोध से जल उठा। वह पल भर भी न रुक सकी। उसने तत्काल चिट्ठी का उत्तर लिखा, खबर सच है कि नहीं यह जानने के लिए तुमने मुझसे सवाल पूछा है। मुझे तो इसी पर विस्मय हो रहा है। ब्रह्म समाज के जिस आदमी ने तुम्हें यह खबर दी उसकी सच्चाई की भी पड़ताल करनी होगी। इतना अविश्वास? फिर किसी हिंदू युवक से मेरे विवाह की संभावना हो रही है। इस खबर से तुम्हारे सिर पर गाज गिरी है। लेकिन मैं तुम्हें निश्चयपूर्वक कह सकती हूं
कि ब्रह्म समाज में भी ऐसे ऐसे सुविख्यात साधु युवक हैं जिनसे विवाह की आशंका वज्र गिरने के समान भयानक है। और मैं दो एक ऐसे हिंदू युवकों को जानती हूं जिनके साथ विवाह किसी भी ब्रह्म कुमारी के लिए गौरव की बात हो सकती है। इससे ज्यादा कोई भी बात मैं तुमसे नहीं कहना चाहती। इधर परेश बाबू का काम उस दिन के लिए रुक गया। वे चुपचाप बैठे बहुत देर तक सोचते ही रहे। धीरे धीरे फिर सुचरिता के घर जा पहुंचे। परेश बाबू को चिंतित देखकर सुचरिता का हृदय व्याकुल हो उठा। उसकी चिंता का क्या कारण है, इस बात को वह जानती थी और इसी चिंता के कारण खुद भी कई दिनों से उद्विग्न थी। सुचरिता के साथ अकेले कमरे में बैठकर परेश बाबू बोले, बेटी, ललिता के बारे में सोचने का समय आ गया है। सुचरिता ने अपनी करुणा भरी आंखें परेश बाबू के चेहरे पर टिका कर कहा, जानती हूं बाबा। परेश बाबू ने कहा, मैं समाज की निंदा की बात नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूं, अच्छा ललिता क्या। सुचरिता ने परेश बाबू का संकोच देखकर स्वयं ही उनकी बात स्पष्ट कर देने की कोशिश की। बोली, ललिता मुझे हमेशा अपने मन की बात बताती रही है, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझसे वैसी खुलती नहीं है। मैं समझ सकती हूं कि बीच में ही परेश बाबू बोले, ललिता के मन में कोई ऐसा भाव पैदा हुआ है जिसे वह अपने सामने भी स्वीकार करना नहीं चाहती। मैं सोच नहीं पाता कि क्या करने से उसका हित होगा। तुम्हारी क्या राय है? विनय को हमारे परिवार में आने जाने देने से ललिता का कोई अनिष्ट हुआ है? सुचरिता ने कहा, बाबा, तुम तो जानते हो कि विनय बाबू में कोई बुराई नहीं है। उनका चरित्र निर्मल है। उन जैसे चरित्र का भद्र पुरुष बहुत कम मिलता है। परेश बाबू को जैसे कोई नई बात मालूम हुई हो, वे बोल उठे, ठीक कहती हो राधे, ठीक कहती हो। वे अच्छे आदमी हैं कि नहीं, यही देखने की बात है। ये अंतर्यामी ईश्वर भी उतना ही देखते हैं। विनय अच्छे आदमी हैं। उन्हें पहचानने में मैंने भूल नहीं की। इसके लिए मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। मानो एक फंदा कट गया और परेश बाबू उससे छुटकारा पा गए। उन्होंने देवता के निकट कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर जिस तुला पर मनुष्य को तौलते हैं, उन्होंने सदा धर्म की उसी तुला को माना है। उस पर उन्होंने अपने समाज के बनाए हुए कोई नकली बाट नहीं रखे। यह सोचकर उनके मन की ग्लानि दूर हो गई। अब तक इस इतनी सीधी बात को न समझकर वे क्यों इतना दुख पा रहे थे, इसी पर उन्हें आश्चर्य हो उठा। उन्होंने सुचरिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमसे मुझे एक सीख मिली बेटी। सुचरिता ने तत्काल उनके पैर छूते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, यह तुम क्या कह रहे हो? परेश बाबू ने कहा, संप्रदाय ऐसी चीज है बेटी कि वह लोगों को यह जो सबसे सीधी बात है कि इंसान इंसान है, यही भुला देता है। इंसान ब्रह्म समाजी है कि हिंदू समाज की रची हुई इस बात को विश्व सत्य से बड़ा बनाकर एक व्यर्थ का झमेला खड़ा कर देता है। अब तक मैं इसी झूठ के भंवर में फंसा हुआ था। परेश बाबू थोड़ी देर चुप रहकर बोले, ललिता अपना लड़कियों का स्कूल चलाने का संकल्प छोड़ नहीं पा रही है। इसके लिए उसने विनय से मदद लेने के बारे में मेरी राय पूछी थी। सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, अभी कुछ दिन रहने दीजिए। ललिता को उनके मना करते ही वह अपने आहत हृदय का आवेग दबाकर जैसे उठकर चली गई थी। उसकी याद परेश बाबू के स्नेह भरे हृदय को बराबर कष्ट पहुंचा रहा था। वे जानते थे कि उनकी तेजस्विनी कन्या ललिता को समाज के उत्पीड़न और अन्याय से उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना उस अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने में रुकावट से, विशेषकर पिता की ओर से। इसीलिए वे चाहते थे कि किसी तरह अपनी वो मनाही उठा ले। वे बोले, क्यों राधे, अभी रहने क्यों दे? सुचरिता ने कहा, नहीं तो मां को बहुत बुरा लगेगा। विचार करके परेश बाबू ने देखा कि यह बात तो ठीक है। सतीश ने कमरे में उसी समय आकर सुचरिता के कान में कुछ कहा। सुचरिता ने उसे उत्तर दिया, नहीं भाई बख्तियार खां, अभी नहीं, कल देखा जाएगा। सतीश ने चकित होकर कहा, कल तो मेरा स्कूल है।
स्नेह से हंसकर परेश बाबू ने पूछा, क्यों सतीश, क्या चाहिए? सुचरिता ने कहा। उसका एक हड़बड़ाकर सतीश ने सुचरिता का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, नहीं बताना, मत बताना। परेश बाबू ने कहा, अगर छिपाने की बात होगी तो सुचरिता बताएगी ही क्यों? सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, यह तो बहुत चाहता है कि यह छिपाने की बात किसी तरह आपके कानों में पड़ जाए। चिल्लाकर सतीश ने कहा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और बाहर भाग गया। बात यह थी कि जिस लेख की विनय ने प्रशंसा की थी, वहीं वह सुचरिता को दिखाना चाहता था। कहने की जरूरत नहीं कि परेश बाबू के सामने सुचरिता को इसकी याद दिलाने का जो उद्देश्य था, वह सुचरिता ने ठीक ठीक समझ लिया था। मन की ऐसी गुप्त बातें भी इस दुनिया में इतनी आसानी से भाप ली जाती हैं, बेचारा सतीश यह नहीं जानता था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 46 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।